Now the question arises कि how to go closer to the global minima. आपने देखा स्लोप क्या होता है, हमें सबसे पहले ये स्लोप फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। कल हम ये सारी चीजें पढ़ चुके थे कि कैसे ये सुधार, ये आपने डिजाइन आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि ये डिजाइन हम देख चुके हैं कि कैसे बना है। तो ऐसा तो नहीं कोई सवाल है कि सर ये कैसा बन गया। आई होप आप लोगों को याद होगा कि ये कैसे बना, बाय चेंजिंग थीटा 1 एंड थीटा 0। तो आपके पास इस तरीके से एक यू शेप बनता है जिसको आप कहते हो ग्रेडियंट डिसेंट, ठीक है। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पर हम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें क्योंकि मैं आपको यहाँ पर 2D डिजाइन कर सकता हूँ, 3D डिजाइन नहीं कर सकता। इसको यार उठा के दो। अच्छा दोबारा आते हैं। मैंने आपको कहा कि टू रिड्यूस, अगर आप कहते हो, अच्छा आप लोगों को पता है कि अगर हम हमारी थीटा 1 की वैल्यू और थीटा 0 की वैल्यू चेंज करते रहेंगे तो खुद ब खुद ये रिड्यूस या फिर इंक्रीज होता रहेगा। लेकिन कब तक, कब तक हम इसको चेंज करते रहें? जब तक हम ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंच जाते। लेकिन देखें हर दफा ये तो नहीं होगा कि हमारा जो डिफरेंस है वो जीरो हो जाए या स्लोप आपका जीरो हो जाए या आपका यहाँ पर डिफरेंस जीरो हो जाए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब कब तक हम उसको चेंज करते रहे, और अगर हमें ही चेंज करना है तो हमें लूप्स या फिर मतलब खुद से चलाना पड़ेगा। अगर खुद से चलाना पड़ेगा तो फिर तो बहुत बड़ा मसला है। अगर आपके पास वैल्यू छोटी है तो जल्दी खत्म हो जाएगा, अगर आपका डेटा सेट बहुत बड़ा है तो इट विल टेक टाइम। तो क्या किया जाए, तो कैसे चेंज किया जाए? तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, इस स्लोप को रिड्यूस करने के लिए हम हमारी वैल्यू को किसी ना किसी पॉइंट से चेंज करते रहते हैं जिसको हम कहते हैं लैम्डा को अल्फा फंक्शन। अल्फा की साइन ये है, अल्फा किसको कहते हैं? यू कैन से लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या होता है? नाम सुना होगा आप लोगों ने लर्निंग रेट का। लर्निंग रेट इज बेसिकली द पॉइंट बाय विच योर थीटा 1 और थीटा 0 हैज बीन चेंज्ड। अगर फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो यहाँ पर, अगर मैंने लर्निंग रेट की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ यहाँ पर 0.1, मैं कह रहा हूँ 0.1 के चेंजेस खुद ब खुद होते रहे, सही है, ऑटोमेटिकली 0.1 का चेंज होता रहे। तो बेसिकली क्या होगा कि आपका ये जो पॉइंट है इज आस्ता आस्ता फॉर एग्जांपल रिड्यूस होता जाएगा। अगर मैंने लर्निंग रेट की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1000 रख दी तो ये जंप मारना शुरू कर देगा। अब ये वैल्यू कभी कभार ऐसे यहाँ पहुंच जाएगी, कभी यहाँ पहुंच जाएगी, कभी इधर पहुंच जाएगी, कभी इधर पहुंच जाएगी। हो सकता है कि कभी भी आपके ये ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचे ही ना। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एक लर्निंग रेट सेट करते हैं व्हाइल अप्लाइंग ग्रेडियंट डिसेंट। हमने एक लर्निंग रेट सेट करना होता है जिसपे वो हमारी इस थीटा 1 की वैल्यू को स्मॉलर वैल्यू के साथ चेंज करता है जब तक हम हमारे ग्लोबल मिनिमा पर नहीं पहुंचते। जैसे ही आप ग्लोबल मिनिमा में पहुंचोगे तो ऑटोमेटिकली वहीं पर आपका स्टॉप हो जाएगा लर्निंग रेट, और वहीं पे जो आपके पास रिजल्ट आ रही वो आपकी बेस्ट फिट प्लान हो जाएगी। अब इसको कैसे चेंज किया जाए, फॉर दैट हमारे पास एक सिंपल तरीका है। वो क्या है, फंक्शन भी है जिसको हम कहते हैं थीटा आई, या फिर आप कह सकते हो थीटा 1 कर लो उसको, ठीक है। नहीं थीटा आई बोल रहा हूँ, सॉरी, थीटा जे व्हिच इज इक्वल्स टू थीटा आई माइनस लैम्डा डेरिवेटिव अल्फा। लैम्डा की वैल्यू ये होती है।
द फॉर्मूला इज थीटा जे। जे का मतलब क्या था, हमने ऊपर पहले से ही पता था, हमने पहले पता है हमें जे का मतलब क्या होता है आपका कॉस्ट फंक्शन। तो बेसिकली आपको ये भी मालूम था, हम इन दी हैंड इसी वैल्यू को जो आपकी कॉस्ट फंक्शन की वैल्यू आ रही थी इसी को रिड्यूस करना था। अगर आप इस वैल्यू को रिड्यूस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ये वैल्यू भी चेंज होती रहेगी, ऐसा ही है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है थीटा जे, व्हिच इज बेसिकली द चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस अल्फा डेरिवेटिव ऑफ थीटा और सॉरी कॉस्ट फंक्शन ऑफ थीटा 1। ये जो आपके पास पार्ट है, दिस इज नोन एज स्लोप। अगर आप देखो तो ये जो स्लोप है खुद का खुद यहाँ पर रिड्यूस होता जाएगा। जैसे आप इसकी वैल्यू चेंज करते जाओगे आपकी वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं इसका। J is the cost function of theta 1। ये जो J है कॉस्ट फंक्शन है थीटा 1 का, ठीक है। इसी थीटा 1 के कॉस्ट फंक्शन का हम निकाल रहे हैं डेरिवेटिव। जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो वैल्यू ऑटोमेटिकली स्मॉलर हो जाएगी। फिर आपके पास यहाँ पर अल्फा वैल्यू है, अगर मैंने अल्फा की वैल्यू 0.1 रखी, दैट मींस वो और कम हो जाएगी। जब तक ये बार बार उसके ऊपर अल्फा वैल्यू अप्लाई करता रहेगा, आपका जो लर्निंग रेट है वो अप्लाई करता रहेगा, आपका कॉस्ट फंक्शन रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा, जब तक आप उस ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुंचते। अगर यहीं पर अगर मैंने इसकी वैल्यू 1000 रख देनी है तो देखो वो बढ़ रहा है। अब हमें नहीं पता कॉस्ट फंक्शन कहाँ पे बनेगा, तो हो सकता है कभी वो यहाँ चला जाए, इधर चला जाए, ऊपर चला जाए, कहीं पे भी ये भी पॉसिबल है कि कभी आपके ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचे ही ना। अब हम नहीं कर रहे ना, अब ये खुद ब खुद हो रही है। डेरिवेटिव क्या है, फॉर्मूला आपने बना दिया, आपने थीटा 1 की वैल्यू जो सबसे पहले आपने डिसाइड की कि भाई ये होनी चाहिए, आपने वो डिसाइड किया, अब उसको खुद ही रिड्यूस करता रहेगा, चेंज करता रहेगा जब तक आप अपने ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुंचते। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, अगर आपके जो स्लोप है, फॉर एग्जांपल दिस इज theta j equals to theta 1 minus lambda। फॉर एग्जाम्पल आपका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। अगर आपका स्लोप पॉजिटिव है तो आप देख रहे हो ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि माइनस कर रहे हैं हम इसमें से, ऑटोमेटिकली आपकी ये डिक्रीज हो रही है। ऐसे ही है, अगर यहां पर देखा जाए आपको इस तरफ आना है या फिर ऊपर जाना है, नीचे जाना है, तो इसका मतलब यहाँ पर देखें आपके कॉस्ट फंक्शन, क्योंकि हमने क्या कहा अगर स्लोप आपका पॉजिटिव होगा दैट मींस यहाँ पर आपकी वैल्यू डिक्रीज होगी, तो देखिए हम ऑटोमेटिकली पीछे चले जाएंगे। जब डिक्रीज होगी तो खुद ब खुद हम पीछे चले जाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल आपका स्लोप क्या है यहाँ पर नेगेटिव है, तो इसका मतलब थीटा j इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस अल्फा नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव स्लोप। फॉर एग्जांपल दिस इज योर नेगेटिव स्लोप। अब माइनस माइनस क्या बना, अब आपको पता है ऑटोमेटिकली आपकी ये वैल्यू बेसिकली यहाँ पर इंक्रीज होती जाएगी थीटा 1 की वैल्यू। जब आपकी थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमें नीचे आना है। भले नहीं है नहीं ना, यही तो बात है। देखो थीटा 1 तो ज्यादा है, हम तो कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं। थीटा 1 तो आपका जो है वो है फॉर एग्जांपल 5 है, कॉस्ट फंक्शन निकालो तो उसका 2 निकलेगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। जब यहां पर माइनस रहेगा तो यहां पर प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि ये जो वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है ना ये बड़ी हो रही है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। अब ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी, क्योंकि थीटा 1 के अंदर वो प्लस होगा, यहां पर सॉरी माइनस होगा तो वो डिक्रीज हो जाएगी। यहां पर अगर आप वैल्यू लेकर जाओगे तो वो प्लस हो जाएगी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस है। जब प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 प्लस अल्फा
जो भी वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ माइनस का साइन नहीं आएगा, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल ये 5 है, ठीक है, आपने कहा माइनस वॉट एवर दी लैम्डा फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल मैं 1 कर देता हूँ, अल्फा फंक्शन जो भी आपका है 1 कर दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप आपके पास आ रहा है -2, इसको आप बाहर निकालो तो ये हो जाएगा 5 + 2, ये क्या बन गया? तो 7। ऐसे ही यही सेम वैल्यू अगर ये पॉजिटिव वैल्यू होती, 5 माइनस, अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास अल्फा वैल्यू आपके पास 1 है, ठीक है, आपने कहा कि जो आपके पास स्लोप आ रहा है वो आ रहा है +2, राइट। अब मैं अगर फॉर निकालूं मैं हो जाएगा 5 - 2 = 3, तो देखो यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ जब आपके पास पीछे जाओगे तभी आप यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा के पास आओगे, यहाँ जब आप आगे जाओगे तब आप ग्लोबल मिनिमा के पास आओगे। तो जब आपके पास स्लोप नेगेटिव है तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो अपनी वैल्यू को। जब आपके पास स्लोप पॉजिटिव है तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो। तो खुद ब खुद आप दो तरफ से ग्लोबल मिनिमा के पास आ जाओ। अब ये तो थी सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के पास। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, जैसे कि आपकी डायबिटीज वाला था, उसमें हमने कितने वेरिएबल्स उठाए थे, मोर देन 10 थे, ऐसे ही था। अब जब ऐसा बात होगी तो उस टाइम पे बेसिकली आपका जो ग्रेडियंट डिसेंट का शेप होगा वो इस तरीके से बनेगा, जहां पर सबसे पहले फॉर एग्जांपल ग्लोबल मिनिमा आपको पता है क्या है, ये रहा, ऐसे ही फॉर एग्जांपल दिस इज θ0, इसी तरीके से यहां पर वैल्यू आएगी दिस इज योर θ1, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपके पास एक और आ गया, इसका मतलब क्या है θ2, which is the second variable। As I already told you ऊपर कि अगर आपके पास अलग अलग वेरिएबल्स हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली इस तरीके से इंक्रीज होते जाएगा। जैसे कि θ1 तो आपका एक वेरिएबल के साथ स्लोप बनता है, θ2 which is सेकंड वेरिएबल के साथ जो स्लोप बन रहा है, θ3 which is the slope with थर्ड वेरिएबल। तो जितने भी वेरिएबल्स आपके पास है वो सब वेरिएबल में फीचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। I'm talking about features या फिर आप कह सकते हो उसको कॉलम्स। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपके पास अलग अलग आते जाएंगे, हमें हर सबको ग्लोबल मिनिमा के पास पहुंचना है। जितना ज्यादा ग्लोबल मिनिमा पे हम करीब होंगे उतना ज्यादा हमारी एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। अगर आप रिग्रेशन की बात करते तो आपका और अच्छा स्कोर आएगा, स्कोर आपका R स्क्वायर स्कोर जो आप निकालते हैं, ठीक है। इसमें कोई सवाल तो नहीं है, एनी क्वेश्चन। अब एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम है क्या, फार्मूला एक ही तो यूज हुए हैं, यहाँ पर चेंज क्या हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर निकालना चाहते हो आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये आपकी प्रेडिक्टेड वैल्यू फार्मूला, इसी प्रेडिक्टेड वैल्यू का आप बेसिकली निकालना चाहते हो कॉस्ट फंक्शन, तो ये आपका कॉस्ट फंक्शन का फार्मूला, ये रहा प्रेडिक्टेड वैल्यू, ये एक्चुअल वैल्यू, उसमें से खाली माइनस करना है, ये दो ही तो हैं और क्या है। फिर बाकी वजह तीसरा फार्मूला व्हिच वाज फॉर चेंजिंग दीज θ1 और θ0, उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एक फंक्शन है जिसका नाम है, जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हमारे कॉस्ट फंक्शन का, जो आपका एक्चुअल स्लोप है, क्योंकि स्लोप निकालने के लिए हम नॉर्मली डेरिवेटिव लास्ट में निकालते हैं, ठीक है। अगर डेरिवेटिव नहीं निकालोगे आप उसको स्लोप नहीं कहते। डेरिवेटिव जो आप निकालते हो आपको ऑटोमेटिकली स्लोप मिल जाएगा, उसी स्लोप को आपने माइनस करना है या प्लस करना है। अब माइनस तब होगा जब आपका स्लोप पॉजिटिव होगा, ये अगर स्लोप आपका पॉजिटिव है ना, देखो थीटा बढ़ रहा है, वैल्यू भी बढ़ रही है, क्या तो ये रहा ना कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला, ये रहा कॉस्ट फंक्शन का फॉर्मूला। इसी कॉस्ट फंक्शन के फॉर्मूला को तो निकाल रहे हैं हम डेरिवेटिव, इसी को तो रिड्यूस करना है, ये रहा वही jθ1, उसी का तो डेरिवेटिव निकालना है। जब आप उसी का डेरिवेटिव निकालोगे खुद ब खुद वो वैल्यू या तो रिड्यूस होगी या तो इंक्रीज होगी।
रिड्यूस होगी कैसे? अगर फॉर एग्जांपल स्लोप आपका पॉजिटिव स्लोप है तो ऑटोमेटिकली आपकी थीटा 1 की वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपका स्लोप नेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली आप थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अब हमें क्या करना है? आपको पता है आप अगर इधर मौजूद हो तो इधर आना है, अगर आप इधर मौजूद हो तो यहाँ से नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप नोट करो तो थीटा 1 इंक्रीज हो रहा है तो आपका ये जे ऑफ थीटा 1 भी इंक्रीज हो रहा है ना, देखो थीटा 1 भी इंक्रीज हो रहा है और थीटा 1 भी इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस दिस इज योर पॉजिटिव स्लोप। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपका थीटा 1 इंक्रीज हो रहा है लेकिन आपका जे ऑफ थीटा 1 बेसिकली डिक्रीज हो रहा है यहाँ देखो, दिस इज नॉन एज नेगेटिव स्लोप। अगर ये पॉजिटिव स्लोप है तो ऑटोमेटिकली आप पीछे आना शुरू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि थीटा 1 की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब डिक्रीज होगी तो खुद का खुद इसकी वैल्यू भी डिक्रीज होगी क्योंकि पॉजिटिव स्लोप था। अगर आपका नेगेटिव स्लोप है तो ऑटोमेटिकली थीटा 1 की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी तो आपको ही पता है यहाँ पर जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे हमारा कॉस्ट फंक्शन भी स्लो हो जाएगा। तो इन दी एंड आप कहाँ पहुंचोगे? आपके, लेकिन ये भी आपने मैनुअली नहीं करना है, हम चाह रहे खुद का खुद होता रहे। वही तो हमारा ऑप्टिमाइजर है जो बेसिकली आपका ग्रेडियंट डिसेंट काम करता है। ग्रेडियंट डिसेंट का काम क्या है? टू फाइंड द ग्लोबल मिनिमम या फिर द बेस्ट फिट लाइन बाय चेंजिंग द थीटा 1 या फिर आप कह सकते हो बाय चेंजिंग द इंटरसेप्टिंग पॉइंट एंड स्लोप। इन दोनों चीजों को चेंज कर करके हम उसको बेसिकली एक ग्लोबल मिनिमा पे लेकर आते हैं। ठीक है, आपने कुछ नहीं लगाना, समझ लो बस, उधर सिर्फ लिखना है करना अल्फा इक्वल्स टू 0.01। व्हाट इज अल्फा देन? इंटरव्यू तो लोगे ना, अगर कभी जॉब तो चाहिए नहीं चाहिए? जॉब अगर आप लेते हो इंटरव्यू में जाएंगे वो आपसे ये थोड़ी पूछेंगे कि मुझे बताएं कि लीनियर रिग्रेशन का फॉर्मूला, उनको भी पता है रिग्रेशन जो ना टोटल परफॉर्म करने के लिए टोटल 3 लाइनों का कोड है, तो कोई भी सीख कर आ जाएगा। उसमें उनसे आपसे ये नहीं पूछना बताओ पाइथन के अंदर आप जो है ना ग्रेडियंट डिसेंट कैसे बनाते हो, टोटल 4 लाइनों का कोड हो गया। वो आपसे पूछेंगे बताओ कॉस्ट फंक्शन होता क्या है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप एंड कॉस्ट फंक्शन। अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट फंक्शन चेंज हो रहा है ना, ये हमने कल देखा ना। यहाँ पर जब आप यहाँ पर स्लोप चेंज कर रहे थे पहले आपने थीटा 1 रखा, थीटा 1 इक्वल्स टू 1 कर दिया, फिर आपने थीटा 1 इक्वल्स टू 0.5 कर दिया, फिर आपने यहाँ पर थीटा 1 इक्वल्स टू 0 कर दिया। जैसे जैसे हमने वैल्यू चेंज की यहाँ पर आपके पास अलग अलग कॉस्ट फंक्शन बनता रहा। इसी कॉस्ट फंक्शन के ऊपर हम ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि भाई हम बेस्ट फिट लाइन के पास पहुंचे भी हैं कि नहीं पहुंचे। वहां कुछ भी नहीं करना प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन के अंदर सिंपल आपके पास 3 टाइप के ग्रेडियंट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, मल्टी बैच, स्टोकेस्टिक और एक लीनियर। आपने कोई सा भी उठाना है उठाओ चलाओ। चलाना कैसे? सिंपल, आपने एसकेलन डॉट लीनियर रिग्रेशन लिखा, जो भी आपका लीनियर मॉडल लिखा, इंपोर्ट एसजीडी स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट। अगर आपको मल्टी बैच चाहिए उसका अलग है। ये सारे आपने इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करने के बाद सिर्फ कॉल करना है और डेटा देना, उसको बन गया। पीछे क्या हो रहा है आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जब आप जाओगे इंटरव्यू देने तो उस वक्त ये नहीं पूछा जाएगा बताओ करके दिखाओ कैसे होता है, तो आपसे पूछेंगे बताओ कॉस्ट फंक्शन है क्या, ये बताओ दोनों में रिलेशनशिप क्या है, ये बताओ कॉस्ट फंक्शन को रिड्यूस कैसे किया जाए। अगर आपके पास ओवर फिटिंग आती है आपके मॉडल के अंदर फिर क्या करोगे? पहले तो बात ओवर फिटिंग क्या है तो पढ़ते हैं ना, समझ दो। अब ये समझ में आ गया, इसमें कोई सवाल तो नहीं है, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत है तो सही, लेकिन इतनी नहीं है कि आप इसके बगैर कुछ कर नहीं पाए। बस मालूम होना चाहिए ये अल्फा क्या, लर्निंग रेट क्यों यूज किया। अगर मैं यहाँ पर लर्निंग रेट हमारा 1000 रखता तो डायरेक्ट आपका कॉस्ट फंक्शन यहाँ पहुंच जाता। मैंने रखा 0.1 या 0.01 या फिर 0.001,
जितना आप कम करते जाओगे उतना स्लो आपका प्रोसेस होता जाएगा, ठीक है। जितना स्लो प्रोसेस होगा उतना अच्छा रिजल्ट आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप स्लोली चेंज हो, आपके पास चांसेस ज्यादा है कि आप बेसिकली ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच पाओगे। जैसे जैसे आपने चेंज ऑफ थीटा वन या वॉट एवर द वेरिएबल्स आर, उन सबका अगर आप चेंज कर रहे हो स्लोप, जितना जल्दी जल्दी चेंज करोगे, जितना अगर आप बिग गैप्स रखोगे तो वो जंप मारना शुरू कर देगा, कभी यहाँ पहुंच गया, कभी वहां पहुंच गया, कभी हो सकता है कि वो कभी भी आपके ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच ही ना पाए। तो हमने लर्निंग रेट हमेशा कम रखना होता है, ये याद रख लो, लर्निंग रेट का हमेशा कम रखना होता है। अब ये वर्ड टर्मिनोलॉजीज को याद कर लें, लर्निंग रेट क्या है, क्योंकि जब आप इनको यूटिलाइज करोगे वहां ये लिखा होगा लर्निंग रेट अल्फा लैम्डा, ये लिखा हुआ होगा, आई समझ में। तो ये चीजें याद करें, लर्निंग रेट क्यों यूज किया जा रहा है, ताकि हम चेंज कर सकें। अच्छा एक और चीज, सर हमने जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन हमने परफॉर्म किया उसमें क्या लर्निंग रेट है? नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये ग्रेडियंट डिसेंट पे काम करेंगे, ठीक है। तो वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं, हम ग्रेडियंट डिसेंट परफॉर्म करेंगे, पर उससे पहले थोड़ी सी और चीजें हम देख लेते हैं। अरे अभी यही तो बता रहा था, देखो इन दी एंड आपको ये जो पोजीशंस हैं ये चेंज करनी है। ये कब चेंज होगी? जब आप थीटा वन, थीटा टू, थीटा थ्री, थीटा जीरो जो भी हैं, बेसिकली जितने भी आपके पास वेरिएबल्स हैं, उन सब की वैल्यूज को आप चेंज करोगे। अब हम खुद से तो जाके चेंज नहीं कर सकते ना, इतना बड़ा डेटा है, मुझे क्या पता कहां पर जाके वो हमारे पास बेस्ट फिट लाइन देगा, खुद से तो चेंज नहीं करेंगे। तो हमने एक लर्निंग रेट डिसाइड कर कि भाई इतनी गैप के साथ आप चेंज करते जाओ वैल्यू को। अगर आप कहते हो भाई फॉर एग्जांपल 0.01 के गैप पे, तो 0.01 का चेंज आता रहेगा, उसमें चेंज आता रहेगा, चेंज आता रहेगा, जब तक आप अपनी बेस्ट फिट लाइन तक नहीं पहुंच जाते, आपके ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुंच जाते। जैसे ही आप ग्लोबल मिनिमा पहुंच गए, वहीं पर स्टॉप। अब स्टॉप करने का भी तरीका है कि स्टॉप कैसे किया जाए, उसका भी एक तरीका है। वो तरीका क्या है? बाय ऑब्जर्विंग दी एरर्स। जहां एरर कम आ रहा है वहां आपका बेस्ट फिट लाइन आ गई। क्योंकि इन दी एंड अगर हमने देखा स्टार्टिंग में सबसे पहली चीज जो हमें करनी थी वो क्या करनी थी? वो बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी थी। और वो बेस्ट फिट लाइन कैसे है? क्योंकि डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल पॉइंट एंड द प्रेडिक्टेड पॉइंट आर लेसर। जितना कम होगा उतना हमारे को फायदा है। तो हम एरर चेक करेंगे। एरर किसको कहते हैं? एक्चुअल पॉइंट माइनस प्रेडिक्टेड पॉइंट, जो भी वैल्यू आती है वो आपका एरर बन जाता है। जितना एरर कम होगा उतनी वैल्यू अच्छी है, ठीक है। आगे चलते हैं। एक मिनट चार्जिंग। आगे चलें। नाउ द नेक्स्ट वैल्यू इज, या टॉपिक इज, व्हाट इज ओवरफिटिंग एंड अंडरफिट। ओवरफिटिंग और अंडरफिट किसको कहा जाता है? नहीं, ज्यादा रेट आएगा तो ट्रेन, जितना ज्यादा रेट आए उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, इसमें क्या मतलब? ज्यादा ही तो ट्रेन करना है हमें, बाहर क्यों जाएगा ग्राफ से? ग्राफ के अगर क्यों तुम्हें मैं बोलूं तुम दुनिया से बाहर चले जाओगे, ग्राफ से बाहर है क्या मतलब? पहले तो ये सुनो, ग्राफ से बाहर है, जितना बड़ा बाहर जा रहा है हम ग्राफ बड़ा कर देंगे, इसमें क्या है? ग्राफ से बाहर का क्या मतलब? लाइन से बहुत ज्यादा दूर मतलब? जोर से बोल।
जब आपका मॉडल 100% एक्यूरेसी दे रहा है लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है, ठीक है। 100% एक्यूरेसी पे हमारा सबसे पहला सवाल आना चाहिए, कहीं मेरा मॉडल ओवरफिट तो नहीं हो गया। अगर आपके पास 100% एक्यूरेसी आ रही है, यू शुड थिंक कि आपका मॉडल कहीं ओवरफिट तो नहीं है, सोचना है, गारंटी अभी भी नहीं। पहली चीज, एक्यूरेसी क्या है? हमारे पास दो टाइप्स की एक्यूरेसी होती है, एक जिसको हम कहते हैं ट्रेनिंग एक्यूरेसी, एक जिसको हम कहते हैं टेस्टिंग एक्यूरेसी, ठीक है। ट्रेनिंग एक्यूरेसी कैसे फाइंड आउट होती है? क्या आपने अपने डेटा के ऊपर ट्रेन कर दिया उसको, और प्रेडिक्ट करने के लिए भी वही सेम डेटा उसको प्रोवाइड कर दिया जिस पे आपने ट्रेन किया है। जब आपने वो सेम डेटा उसको प्रोवाइड किया तो अब देखते हैं कि सेम डेटा देने के बावजूद भी क्या वो हमें अच्छे रिजल्ट दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास आपने क्या किया, ट्रेन किया, कितने भी डेटा है, जितना भी डेटा है आपने ट्रेन करने के बाद आपके पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी, जिसका मतलब आप वही ट्रेनिंग मॉडल, ट्रेनिंग क्या कहते हैं, डेटा को आप उससे प्रेडिक्ट करवा रहे हो, वो आ जाती है फॉर एग्जाम्पल 95%। 100% नहीं है पर 95% है। तो आप सबसे पहले क्या कहते हो, ओके एटलीस्ट जो मैंने इसको डेटा दिया है ये उसको तो पहचान ही रहा है, जिस डेटा के ऊपर ये ट्रेन हुआ है ये कम से कम उस डेटा को जानता है, पहचान रहा है और उसको प्रेडिक्ट कर रहा है। 95% एक्यूरेसी की बात कर रहा है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, वेरी गुड। अब आप क्या करोगे, इसको अनसीन डेटा प्रोवाइड करोगे, व्हिच इज योर टेस्टिंग सेट। ऐसा ही है, टेस्टिंग सेट क्या है? जो अनसीन डेटा सेट है, जो उसने देखा ही नहीं पहले। जब आप ये प्रोवाइड कर रहे हो, और अब आपने एक चीज नोट की कि आप टेस्टिंग के ऊपर जो एक्यूरेसी आ रही है वो आपके पास आ रही है 60%। That means your model is overfitted। क्यों? क्योंकि वो अपनी उसी पोजीशन पे रुका हुआ है जो पोजीशन आपने उसको ट्रेनिंग टाइम पे दी। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर एक ड्रॉ कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ डेटा पॉइंट्स ले लेता हूं, ज्यादा नहीं लेता, सिर्फ 2 ही ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो डेटा टाइप्स, दो डेटा पॉइंट्स हैं जो है 2, 3 एंड 4, 4, ठीक है। दो डेटा टाइप्स हैं, आप दो डेटा पॉइंट्स हैं, ये हो गया आपका x और ये हो गया आपका y। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज योर 2 एंड दिस इज योर 4। ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 4, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या है? ये है ना, ऐसा ही है। और 4 की वैल्यू क्या है? तो ये इधर आ जाएगा। मैंने इसको एक रिग्रेशन लाइन बनाया था, आपने प्रेडिक्ट किया, और रिग्रेशन लाइन भी आपकी यही बन रही है, बिल्कुल परफेक्ट। अगर आप देखो तो यहां पर एरर क्या आ रहा है? 0, क्योंकि डिफरेंस कोई भी नहीं है। जो हमारा डेटा पॉइंट है और आपका मॉडल भी सेम प्रेडिक्ट कर रहा है। जो डेटा पॉइंट है जो आपने ट्रेनिंग के लिए दिए हैं, ये जो 2 डेटा पॉइंट आपने दिए, ये कौन से डेटा सेट है? ट्रेनिंग डेटा सेट। जब आप बात करोगे टेस्टिंग के लिए, आपने क्या किया, एक नया डेटा इसको प्रोवाइड किया। जो फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप डिफरेंस चेक करो, कितना है? ज्यादा है। अब हाँ, इसको हम कहते हैं ओवरफिटिंग। मतलब जिस डेटा सेट पे आपने उसको ट्रेन किया है वो तो ये परफेक्टली डिटेक्ट कर रहा है,
लेकिन जो न्यू डेटा सेट है उसमें बहुत ज्यादा फर्क। तो अब इसको हम कहते हैं इधर की इस पोजीशन पे हमें क्या करना चाहिए, इस टाइम पे हम करते हैं रेगुलराइजेशन, जिसको आप L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन कहते हो। उसका अगर दूसरा नाम लिया जाए तो हम कहते हैं रिज एंड लासो रेगुलराइजेशन। अब ये रेगुलराइजेशन क्या करती है, ये आपके उस बेस्ट फिट लाइन को थोड़ा चेंज कर देगी, यहाँ पर इसका स्लोप थोड़ा सा चेंज कर देगी, एक ऐसी पोजीशन पे लेकर आएगी जहां पर आपको ये ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों के दरमियान आपका एरर कम हो जाए, जिसको हम कहते हैं जर्नलाइज्ड फॉर्म। एरर तो 0 आ रहा है ना, एरर नहीं है ना, देखो नहीं, एरर कब आता है, जब आपने जिस डेटा को बेसिकली ट्रेन किया है उसी सेम डेटा पे अगर चेंजेस आ रही हैं। यहां आपने देखा ट्रेनिंग सेट पे तो कोई एरर ही नहीं है ना, टेस्टिंग में आ रहा है, पर जो मॉडल प्रिडिक्ट करता है वो ऑन दी बेसिस ऑफ ट्रेनिंग करता है, नॉट ऑन दी बेसिस ऑफ टेस्टिंग। तो जो एरर था वो तो ट्रेनिंग सेट में 0 था। अब इसको हम क्या करें, हम क्या करेंगे, यहीं पर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक और लाइन बना देता हूं, व्हिच इज इसी सेम पोजीशन से स्टार्ट करता हूं, अगर मैं यहां पर बना देता हूं, यहां देखो, अगर यही सेम चीज मैंने एक और लाइन बना दी, लेकिन मैंने इस पोजीशन पे बनाई है। नाउ हियर यू कैन सी योर ट्रेनिंग data is again closer to the regression point or you can say the predicted point, और यहां पर आपका टेस्टिंग भी जितना ज्यादा क्लोज हो सकता है उतना ज्यादा क्लोज है। अब यहां पर आपके पास दोनों वैल्यूज बराबर आएंगे, समझ आई। अब ओवरफिट अंडर फिटिंग की बात करें, ओवरफिटिंग तो समझ में आया कि सर ट्रेनिंग डेटा सेट के ऊपर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन टेस्टिंग पे वो काम नहीं कर रहा, और ये सिचुएशन सबसे ज्यादा आती है। अगर आप लोग जब अपनी रिसर्च लाइफ में इंटर हो गए, आप अपनी खुद के मॉडल्स रेडी कर रहे होगे, एट दैट टाइम यू विल फेस दैट कि आपके पास ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही होगी, पर आपकी जो टेस्टिंग एक्यूरेसी होगी वो, तो ये क्या कह रहा हूं यार, इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूं, अगर यही लाइन मैं यहां पर बना दूं तो कम है ना, तो क्या आप अपने पॉइंट ही चेंज कर दूं, या पॉइंट कैसे चेंज करूं, जो डेटा है सो है, अगर एक अहमद है तो उसका नाम चेंज कर दूं कि नहीं तुम आज से अहमद नहीं अली बन जाओ, तो अली अली ए वाले साथ में बैठे, जुबैर वाले को बोलो नहीं तुम अपना ए में ले आओ ताकि ए वाले साथ बैठे। भाई क्या कर, मैं कह रहा हूं भाई अगर काउंटर दूर है तुमसे तो मैं काउंटर थोड़ा सा आगे ले आता हूं ना, ताकि सबके लिए बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कल मैं एक काउंटर यहाँ पे लाता हूँ कि भाई आओ आप यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं अपनी अपनी साइन करके जाओ फॉर एग्जाम्पल, या कुछ खाने को लेकर आता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ लेकर आऊंगा तो नाइंसाफी है ना नाश वाले के लिए, उसके लिए तो बहुत दूर है। ऐसा ही है, तो मैंने क्या किया, ये बोलूं कि भाई तू उठ, तू पीछे जा, तू आ गया इधर आ जा, तू जब फुल हुआ है तो कहां से बिठाऊं, या मैं इसको तू चला जा घर, उसको बिठाऊंगा मैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। आप क्या करोगे, काउंटर उठाओगे, काउंटर आगे लेकर जाओगे, एक ऐसी पोजीशन में काउंटर लेकर आओगे कि दोनों दो लोगों के लिए वो रीचेबल हो, बेनिफिशियल हो, दोनों वहां पर रीच कर सके। तो हमने यही किया, जो हमारी रिग्रेशन लाइन थी उसको चेंज कर दिया, उसका स्लोप चेंज कर दिया। आई समझ में, आगे चलो। अब अंडर फिटिंग किसको कहा जाता है, ओवर फिटिंग समझ में आ गई, 15 पर है ना, हाँ ठीक, ओवर फिटिंग समझ में आ गई, अंडर फिटिंग समझते फिर नमाज का टाइम होगा। अंडर फिटिंग किसको कहते हैं, ओवर फिटिंग में आपने देखा कि आपका ट्रेनिंग, अच्छा एक चीज याद, ओवर फिटिंग बाय ट्रेनिंग, मैं हमेशा एक अल्फाज कहता हूं, ओवर फिटिंग बाय ट्रेनिंग, अंडर फिटिंग बाय ट्रेनिंग, चेक करना ही ट्रेनिंग के बेसिस पर है, ठीक है, क्योंकि
जिस पे ट्रेन किया अगर मॉडल वही सही नहीं परफॉर्म कर रहा तो टेस्टिंग में कैसे करेगा? पहली चीज, दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कि अगर आपने जिस डेटा के ऊपर ट्रेन किया अपना मॉडल, अगर वो उसी डेटा को सही से प्रेडिक्ट नहीं कर रहा तो फिर टेस्टिंग को कैसे करेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए अब ये तो ओवरफिटिंग आपको समझ आया। अब आते हैं अंडरफिटिंग। अंडरफिटिंग में हमने कहा कि अगर आपका जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो आती है फॉर एग्जांपल 60%, मतलब आपके खुद के मॉडल जिस पे आपने ट्रेन किया, जिस डेटा पे आपने ट्रेन किया, उसी को वो सही से ढूंढ नहीं पा रहा या प्रेडिक्ट नहीं कर पा। लेकिन जो आपकी टेस्टिंग है वो भी आ रही है 60%। एरर है या नहीं है? तो है ना, तो कौन बोला है नहीं है? मैंने तो नहीं बोला। मैंने सबसे पहला सवाल आपसे पूछा, कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन था, अगर ट्रेनिंग सेट को ही वो सही से नहीं ढूंढ पा रहा तो टेस्टिंग को कैसे ढूंढेगा? अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर वालों को सही से नहीं ढूंढ पा रहे तो हमें कहां से ढूंढोगे? सिंपल इज दैट। दिस इज दी डेफिनेशन कि आप अंडरफिटिंग किसको कह रहे हो, कि आपने अपने खुद के ट्रेनिंग डेटा सेट पे भी नहीं फाइंड आउट कर पा रहा आपका मॉडल। ठीक है, ये चीजें सब पे अप्लाई होती हैं। लीनियर रिग्रेशन में भी वही सेम बात है, आपकी क्लासिफिकेशन मॉडल में भी वही सेम बात है कि अंडरफिटिंग किसको कहा जाता है, ओवरफिटिंग किसको कहा जाता है। ठीक है, तरीके चेंज करने के अलग है, यहां पर मैं रिग्रेशन का बताऊंगा अभी। ठीक है, तीसरा हमारे पास होता है जर्नलाइज्ड फॉर्म। जर्नलाइज क्या करेगा कि फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो भाई ट्रेनिंग, आपने जो ट्रेनिंग टेस्ट के ऊपर एक्यूरेसी निकाली वो आपके पास आ रही है फॉर एग्जाम्पल तो 90 लगा लेते हैं, 90% आपके पास वो वैल्यू एक्यूरेसी आ रही है। जो आपका टेस्टिंग है, टेस्टिंग पे भी आपके पास ये थोड़ा सा ही चेंज, फॉर एग्जाम्पल 89% आपके पास ये टेस्टिंग पे भी दे रहा है। नाउ दिस इज द बेस्ट मॉडल जो प्रिडिक्ट कर रहा है आपके खुद के ट्रेनिंग मॉडल को भी, ट्रेनिंग डेटा सेट को भी प्रिडिक्ट कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से, और आपके टेस्टिंग डेटा सेट को भी वो बहुत अच्छे नमूने से प्रिडिक्ट भी कर रहा है, और आपके पास दोनों एक्यूरेसीज तकरीबन सेम। तो हमें इन दी एंड कौन सा मॉडल बनाना है? जर्नलाइज मॉडल। क्यों? क्योंकि ये हमारे किसी काम नहीं, क्योंकि हमें तो असल में जो आपका मॉडल है उसका काम क्या है? आपके टेस्टिंग डेटा सेट को चेक करना, या फिर जो आप अलग से उसको दोगे या आप उसको कहीं इंप्लीमेंट करोगे, एक नया डेटा आएगा उसको प्रिडिक्ट करना था ना यहाँ पर सारी काम। जब वो उसको प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा तो फिर तो हमारे किसी काम का ही नहीं। फिर आके ट्रेनिंग, अब ये जब खुद को ही नहीं जान पा रहा, जिस पे ट्रेन हुआ है उसे ही नहीं पहचान पा रहा, उसको ही नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा, तो हमारे किस काम का? इन दी एंड हमें जनरलाइज फॉर्म बनाना है। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि हर दफा आपकी ओवर फिटनेस आ रही है, कभी कभार ये जनरलाइज फॉर्म वैसे ही बन जाता है, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो। लेकिन अगर ये सिनेरियोज आते हैं तो इन सिनेरियोज को कैसे ओवरकम किया जाए? बाय यूजिंग रेगुलराइजेशन, व्हिच इज L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन, या फिर आप इसको कहते हो रेट एंड लासो रेगुलराइजेशन। ये दोनों चीजें रिग्रेशन में आती हैं। ठीक है, रिग्रेशन। हाँ, जनरलाइजेशन में बेसिकली क्या है, आपकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी है वो भी अच्छी आनी चाहिए और टेस्टिंग एक्यूरेसी भी अच्छी आनी चाहिए। जो जिस डेटा सेट के ऊपर वो खुद ट्रेन हुआ उसको भी प्रेडिक्ट कर पाए, और जिस पे नहीं ट्रेन हुआ उसको भी प्रेडिक्ट कर पाए, क्योंकि इन दी एंड हमें तो यही चाहिए कि मॉडल जो हमारे नए डेटा सेट को प्रेडिक्ट करके दे, नए डेटा को प्रेडिक्ट करके दे कि हाँ इस तरह का डेटा आता है तो उसकी वैल्यू ये है। यही बनाना था ना हमें, तो वो उसको हम कहते हैं जनरलाइज फॉर्म।
अगर ओवर फिटिंग हो रही होगी तो आपकी ट्रेनिंग एक्यूरेसी 95% तो आ रही होगी, लेकिन टेस्टिंग एक्यूरेसी बहुत कम आ रही होगी। अगर अंडर फिटिंग की बात करोगे तो आपकी जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी वो बहुत कम आ रही होगी, तो जाहिर सी बात है टेस्टिंग भी नहीं आने वाली। समझ आ गया? इसमें कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं हम। अभी नमाज पढ़ कर आए, फिर इन तीनों के दो दो और पॉइंट्स भी हैं वो भी बताओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे रिज एंड लासो, और कोशिश करेंगे आज इम्प्लीमेंट करके भी देखें, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट वीक का टास्क होगा उसके अंदर मैंने तीनों चीजें देनी है, लीनियर रिग्रेशन, लासो रिग्रेशन, रिज रिग्रेशन। ये तीनों अप्लाई करके आपने किसी डेटा सेट के ऊपर उसको आपने क्या कहते हैं विजुलाइज भी करवाना है। और अगेन कोशिश कीजिएगा कि अगर आप पीपीटी फिर से बना सको तो बना लो उस चीज़ का, या फिर आप ऐसा काम करो जो आपका डेटा सेट है जिस पर आप काम कर रहे हो उसके ऊपर ये तीनों मॉडल्स अप्लाई करके लेकर आए और वो अपने पीपीटी में ऐड कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीक मैं कुछ करूँगा, सर फैसल कादरी को भी मैं रिक्वेस्ट करूँ कि वो आए और आप लोगों की ये प्रेजेंटेशन सुने। अच्छा, अब दोबारा यहाँ पर देखें, हमें क्या था कि हमें इन दी एंड हमें एक जनरलाइज फॉर्म बनानी थी। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हो कि क्योंकि ये ट्रेनिंग एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी आ रही है ओवर फिटिंग के अंदर, जिसको आप कहते हो हाई बायसनेस एंड लो वेरिएंस, क्योंकि आप देख रहे हो जो वेरिएंस आएगा यहाँ पर आपका वो बहुत कम आएगा। वेरिएंस हम कैसे देखते थे? R2 स्कोर के साथ कि भाई आपका वेरिएंस कितना आ रहा है। तो आप जब यहाँ पे देखते हो तो ये यहाँ पर आपके पास जो बायसनेस है, बायस, ये मॉडल बायस है ना, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देख रहा है जो उसको मालूम है। उसके अलावा अगर कोई दूसरे चीज़ को डेटा मिल रहा है तो उसको सही से प्रिडिक्ट नहीं कर रहा, तो उसको हम कहते हैं बायस मॉडल, क्योंकि ये बायस हुआ हुआ है। ठीक है, बायसनेस का मतलब पता है ना कि भाई किसी को आप ये कह सकते हो कि फेवरेटिज्म दे रहा है, ठीक है, फेवरेटिज्म किसी को प्रोवाइड कर रहा है। फेवरेटिज्म का मतलब ये है कि वो बायसनेस है, बायस आ रहा है कि भाई एक ये बंदा है बस उसको मैं अच्छे मार्क्स दूंगा, बे किसी को नहीं दूंगा, उसी को प्रायोरिटी दे रहा है जिस पे ये ट्रेन हुआ है, बाकी जो न्यू डेटा सेट आ रहे हैं वो नहीं प्रिडिक्ट कर रहा सही से, तो इसको हम कहते हैं बायस मॉडल। यहीं पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके पास बायसनेस कम है लेकिन वेरिएंस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो इधर वैल्यू आ रही है ये उतनी ही वैल्यू आपको दे रहा है टेस्टिंग के अंदर भी, तो यहाँ पर वेरिएंस ज़्यादा आ जाती है। इन दी एंड हमें जनरलाइज फॉर्म बनाना है, उसमें लो बायसनेस और लो वेरिएंस दोनों चीज़ें होनी चाहिए। मतलब जितनी बायसनेस कम है सही, जितना डेटा वेरिएंस जिसका कम है तब भी हमारे पास मॉडल सही परफॉर्म कर रहा है। तो जनरल फाइल में हमें क्या करना होता है? बायसनेस कम करनी होती है और वेरिएंस भी कम करना होता है। अब इसको कम करने के लिए, जनरलाइज फॉर्म बनाने के लिए अगर अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग आ रही है तो एक बार एक सवाल आ रहा है कि सर हम ये लाजमी अप्लाई करें। इट डिपेंड्स कि आपके पास रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अगर आपके पास ओवर फिटिंग या अंडर फिटिंग आ रही है तो उसको कैसे खत्म किया जाए, तो आप L1 एंड L2 रेगुलराइजेशन या फिर आप इसको कह सकते हो रिज एंड लासो रेगुलराइजेशन परफॉर्म कर सकते हो। दोनों अलग अलग रेगुलराइजेशन है, आप दोनों में से कोई भी परफॉर्म कर सकते हो, जिसपे आपके पास बेहतर रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आपका बेस्ट मॉडल बन जाए। ठीक है, अब इसमें पहले सबसे पहले हम रिच की बात करते हैं कि रिच कैसे काम करता है। रिच कैसे काम करते हैं? सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन लिख देता हूँ। देखो इन दी एंड आपको ये याद है कि मैंने क्या कहा था, आपको कॉस्ट फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। कॉस्ट फंक्शन में जो स्लोप है वो आपका चेंज हो रहा है, तभी जाके आपके पास वैल्यू चेंज हो रही है। घूम फिर के हम फिर वहीं पर आ जाएंगे, कॉस्ट फंक्शन को चेंज किया जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आपने देखा कि आपके पास एरर तो जीरो था ओवर फिटिंग के अंदर, पर वैल्यू सही नहीं आ रही। टेस्टिंग पे हमारे पास सही से नहीं रिजल्ट दे रहा, एरर जीरो आ रहा है ट्रेनिंग पर टेस्टिंग में हमारे पास बहुत ज़्यादा एरर आ रहा है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है? L1 या मतलब रिच, पहले हम रिच की बात करते हैं कि रिच रेगुलराइजेशन किसको कहते हैं। या फिर L1 रेगुलराइजेशन, ये कैसे काम परफॉर्म होती है?
फॉर एग्जाम्पल मैं एक ओवरफिटिंग का एग्जाम्पल भी यहाँ पर बना देता हूँ। मैं फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 2 डेटा पॉइंट्स ही ले रहा हूँ जो आपके ट्रेनिंग डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रेनिंग डेटा सेट के अंदर आपके पास एरर 0 आ रहा है, ठीक है, आपके पास एरर कोई भी नहीं है, यहाँ पर कोई एरर नहीं है। ट्रेनिंग के टाइम पे, टेस्टिंग के टाइम पे आपके पास एरर आ रहा है, ऐसा ही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कुछ टेस्ट पॉइंट दे देता हूँ टेस्टिंग के। अब आपने देखा कि अगर देखा जाए तो इसके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है फॉर दी टेस्टिंग पर्पज। ट्रेनिंग के टाइम पे ये बिल्कुल परफेक्ट दे रहा है, लेकिन टेस्टिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कॉस्ट फंक्शन हमारा दोबारा से लिख देता हूँ ताकि याद रहे। कॉस्ट फंक्शन क्या था? 1/2m सम ऑफ I इक्वल्स टू 1 to m and y theta x which is your I समझ लो, ठीक है, माइनस y ऑफ I होल स्क्वायर, यही है, दिस इज योर कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। इसके अंदर आपने देखा कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। दिस इज द डिफरेंस ना, ये प्रेडिक्टेड पॉइंट माइनस एक्चुअल पॉइंट, डिफरेंस आपके पास बहुत ज्यादा आ रहा है किसमें? टेस्टिंग टाइम पे। तो इन द एंड हमें इसको कम करना है। अगर हम इसको कम करेंगे तो खुद ब खुद आपका ये स्लोप भी चेंज होना शुरू हो जाएगा, ऐसे ही है भाई। अगर डिफरेंस कम होगा तो आपका ये डिफरेंस कम होता जाएगा ना, यहाँ तक है, तो ये आस्ते 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 आपका डिफरेंस भी क्लोज हो जाए, आपकी प्रेडिक्टेड पॉइंट क्लोज होती जाएगी, तो डिफरेंस आपका कम हो रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया कि हम इसको ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको रिड्यूस करना है। तो आप क्या करोगे, ये क्या है, x थीटा ऑफ x I माइनस y ऑफ I which is your actual and square, इसको हमें कम करना है। तो रेंज के अंदर सिर्फ 2 चीजें यहां पर एक्स्ट्रा हो जाती हैं, which is प्लस लैम्डा। अभी अल्फा नहीं है, ये लैम्डा की साइन है, ठीक है, लैम्डा स्लोप स्क्वायर, लैम्डा स्लोप स्क्वायर, जो आपका स्लोप है उसको स्क्वायर कर दिया मल्टीप्लाई बाय लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या है? फिजिक्स में तो होता है साइन है ना लैम्डा, लेकिन लैम्डा है क्या? यहां पर लैम्डा क्या काम कर रहा है? फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेल यू कि अगर हम लैम्डा की वैल्यू 1 रख दें, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल 1 रख दी हमने लैम्डा की वैल्यू, सही है। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 1 रख देता हूं और अगर आप इसका स्लोप निकालते हो, आपको पता है स्लोप कैसे निकाला जाता है, डेरिवेटिव आप निकालोगे भाई, आप देखते हो कि भाई पर यूनिट y व्हाट इज द चेंज है, और पर यूनिट x व्हाट इज द चेंज इन यूनिट y, x के चेंज के ऊपर y का चेंज क्या आ रहा है, उसको उसके जरिए आप निकालते हो स्लोप। तो जो भी स्लोप आता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, फिर दोबारा आप ये नहीं पूछना कि सर ये स्लोप आपने यही क्यों लिखा है, मैं ऐसे एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ, ऐसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहे हम, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखता हूँ, यहां पर आपने देखा जो एक्चुअल डिफरेंस था वो क्या था, एरर क्या था, 0, तो 0 स्क्वायर 0 इक्वल्स टू 0 ही आएगा, ये ऐसा ही है, प्लस 1, लैम्डा क्या है 1, और यहां पर आपका स्लोप फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूं 2 होल स्क्वायर व्हिच इज अगेन इक्वल्स टू 4। तो आप देखो यहां पर आपके पास स्लोप
4 बन रहा है, वैल्यू आपके पास यहां पर 4 आ रही है, इसको हमें कम करना। अब इसको कम कैसे किया जाए? ये क्या आ रहा है? 4 आ गया। अब समझाता हूं ना कैसे। ये आ गया 4। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर आपका जो स्लोप है, ये स्लोप विच इज 2, इसको मैं चेंज करता हूं, ठीक है, इसको मैं 2 को चेंज कर देता हूं, तो 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई में फॉर एग्जाम्पल लगाता हूं स्लोप 1.3 का स्लोप आपने बना लिया होल स्क्वायर, विच इज अगेन अप्रोक्सीमेटली आपके पास ये आ जाएगा 2.6 समथिंग, ठीक है, ये आप वैल्यू बन जाएगी। अब आपने देखा कि ये वैल्यू आपकी इससे कम हो चुकी है, तो अगर मैं इस पे स्लोप बनाता हूं, तो ये 1.3 के हिसाब से स्लोप बनाता हूं, तो आपके पास एक स्लोप इस तरीके से बन जाएगा। नाउ हियर यू कैन सी द डिफरेंस हैज बीन रिड्यूस। वो जो आपकी ओवर फिटनेस थी वो यहां पर रिड्यूस हो चुकी है। आपको करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इस स्लोप को चेंज करना। अगर फॉर एग्जांपल स्लोप आपके पास क्या आ रहा है? 2, फॉर एग्जांपल स्लोप आपका 2 है, क्योंकि यहां देख सकते हो इसकी हाइट भी बहुत ज्यादा है और यहां पर हाइट इसकी कम हो चुकी है, इसका जो कर्व है वो भी आपके पास यहां पर कम आ रहा है, जिसकी वजह से आप देख लो कि आपका पूरा का पूरा रेगुलेशन लाइन भी चेंज हो गई। जैसे रेगुलेशन चेंज हो गई तो अब ये आपका रेगुलराइजेशन फॉर्म बन गया कि इसके पास भी ये इतना ही दूर है, इसके पास भी ये उतना ही दूर है। यहां पर भी आप देखते हो सेम डिफरेंस है, यहां पर भी आप देख रहे हो तकरीबन सेम डिफरेंस है। तो टेस्टिंग और आपका ट्रेनिंग दोनों बराबर हो चुके। तो जनरलाइज ही तो कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं यार। पहले ना ये चीज याद रख लो, करना क्या है इधर। अगर ये हो रहा है ये बनाओ, ये हो रहा है तब भी ये बनाओ। अगर यही आ रहा है तो चुपचाप चले जाओ, क्यों? क्योंकि हो गया काम हमारा। इन दोनों की वजह से हम इधर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन दी एंड ये रिजल्ट चाहिए कि ट्रेनिंग में भी हमारी अच्छी एक्यूरेसी है और टेस्टिंग में भी हमारी अच्छी एक्यूरेसी है। चाहिए यही, कुछ और थोड़ी चाहिए हमें। या मैं कोई यहाँ पे अलग से तो चीज नहीं लिख रहा। आपने कहा कि सर मुझे एक मॉडल बनाना है जो प्रेडिक्ट करे, तो आप यही चाहोगे ना, अच्छा प्रेडिक्ट करे। ये तो नहीं चाहोगे कि बस कुछ भी प्रेडिक्ट करना शुरू कर दे, अच्छा प्रेडिक्ट करे। तो यही तो हमारी सोच है कि हमें यही चाहिए। अब ये कैसे बनाएं? अगर आपके पास ओवरफिटिंग, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं अगर आ रही है तो, अगर ओवरफिटिंग नहीं हो रहा, अगर अंडर फिटिंग नहीं हो रहा, तो कोई भी चीज करने की जरूरत नहीं। यहां पर अगर आप इसको अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग को चेंज करना चाहते हो, तो आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूला के अंदर आपने ये जो आपका क्या था डिफरेंस, इसको कम करना था ना। अब इस डिफरेंस आपने देखा क्या बन रहा था यहां पर? विथ एडिंग लैम्डा एंड स्लोप, तो आपके पास डिफरेंस क्या बन रहा है? 4 का। इस 4 को हमें कम करना है, हमने स्लोप चेंज किया। जब हमने स्लोप चेंज किया तो आपका ऑटोमेटिकली डिफरेंस और कम हो गया। अगर मैं इसको और कम ले जाता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले जाता हूं 0.8 पर, तो ये और कम हो जाएगा, पर फिर वो वहां से दूर हो जाएगा। तो आपने यही देखना है कि दोनों के लिए डिफरेंस वेरिएंस कम आ जाए आपके पास। कौन सा? जो एक्चुअल जो बनकर आई है उसका स्लोप होगा, सिंपल जो आपका कॉस्ट फंक्शन के थ्रू आपने बनाई। अब जो भी उस पर आ रहा है उसको कम करना है। आपने स्लोप चेंज किया, वैल्यू कम हो, आपने स्लोप चेंज किया, वैल्यू कम, ज्यादा कम हो गई तो फिर अंडर फिटिंग में चला जाएगा। एक ऐसी पोजीशन पे आ रहा है जहां पर ना अंडर फिटिंग हो रही हो ना ओवर फिटिंग हो रही हो, जिसमें लो वेरिएंस एंड लो बायसनेस आ जाए। बायस भी ना हो, वेरिएंस भी ना हो, दोनों चीजें नहीं। ठीक है, कोई सवाल तो नहीं है इसमें। अब इसी तरीके से आपका होता है लासो, या फिर आप कह सकते हो L2 रेगुलराइजेशन। लासो या फिर L2 रेगुलराइजेशन, इसके अंदर भी दो चीजें आती हैं, लेकिन यहां पर आपका स्लोप स्क्वायर नहीं आता।
अब क्या आता है वो देख लो। यहां पर आप क्या करोगे, वही आपका डिफरेंस विच इज h ऑफ थीटा x i माइनस y ऑफ i होल स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब यहां पर आपके पास इसको हम कहते हैं मोड ऑफ स्लोप। अब ये मोड ऑफ स्लोप, मोड का डेफिनेशन आपको पता है। मोड मतलब क्या करता था, द मोस्ट रिपीटेड वैल्यूज को काउंट नहीं, जो मोस्ट रिपीटेड है वो वैल्यू आपको लाके दे देगा, ठीक है। अब इसमें फायदा क्या होगा, लास्टो का क्या फायदा है भाई, यहां देखो, इधर देखो, जब आपके पास मल्टी फीचर्स अवेलेबल है, बहुत ज्यादा फीचर्स अवेलेबल है, एट दैट टाइम लासो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्यों, क्योंकि ये लासो जो आपके पास रेगुलराइजेशन है, ये आपको दो चीजों में काम देगा। एक तो वो अंडर फिटिंग या ओवर फिटिंग को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। मतलब लासो क्या करेगा, ओवर फिटिंग को प्रिवेंट करेगा, और दूसरा फीचर सिलेक्शन में हेल्प करता है। फीचर सिलेक्शन में क्यों हेल्प करता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी पिछली बार भी, जब आप लोग डायबिटीज वाले डेटा सेट पे काम कर रहे थे, एट दैट टाइम यू नो दैट कि आपके पास बहुत ज्यादा फीचर्स हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर वर सम फीचर्स जो आपके किसी काम के नहीं थे, हमने उसको भी ट्रेन किया था, लेकिन उसकी वजह से आपने एक चीज नोट की होगी, आपके पास रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। क्यों, क्योंकि आपने वो सारे फीचर इस्तेमाल कर दिए जो आपके किसी काम के नहीं है। अब यहां पर क्या होगा, वो फीचर्स जिनकी बेसिकली रिलेशन कम बन रहा है, या जो कोरिलेशन बना ही नहीं रहे आपके आउटपुट या फिर आपके वाई वेरिएबल से, जब कोई रिलेशन नहीं बन रहा तो उसका रिलेशन सबसे छोटा होता है, बहुत छोटा छोटा होगा। लासो क्या करेगा, मोड निकालेगा। जब मोड निकालोगे तो वो जो स्मॉलर कंपैरिजन या स्मॉलर रिलेशनशिप बना रहे हैं आपके वाई वेरिएबल से, वो खुद ब खुद निकले हो जाएंगे, कि वैल्यू उसकी क्या होगी, कम होगी। मोड क्या करता है, कम वैल्यूज वालों को किक आउट कर देता है, जो आपके पास सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यूज आ रही हैं उसको फाइंड करके आपको प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये लासो क्या करेगा, जो आपकी बेसिकली सब स्मॉलर वैल्यूज होंगे उनको निगलेक्ट कर देगा। अब जो बची, आप इसको हम कहते हैं फीचर सिलेक्शन, या फिर आप कह सकते हो, यहां पर हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी परफॉर्म करेंगे, वो कैसे करते हो हम आगे देखते हैं। फिलहाल फीचर सिलेक्शन में ये काम करता है। क्या किया इसने, कि जो फीचर्स हमारे किसी काम के नहीं थे खुद ही उसको रिलेट कर दिया, आपको करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या था, आप खुद सोच रहे थे कौन सा रिलेट कर रहा है कौन सा रिलेट नहीं कर रहा, यहां पर वो उसको खुद ही प्रिवेंट कर देगा, निकाल देगा। अब फॉर एग्जांपल जब इसने निकाल दिया तो ऑटोमेटिकली आपके पास वैल्यूज भी कम हो जाएंगी और आपका ये स्लोप खुद ब खुद नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहां पर भी लैम्डा वही चीज है, ठीक है। सिर्फ यहां पर हम इसको स्लोप स्क्वायर यूज नहीं कर रहे हैं, हम मोड ऑफ स्लोप यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अब इसको हम परफॉर्म करके भी देखते हैं कि कैसे आपके पास यहाँ पर रिजल्ट्स आती हैं, क्या चेंजेस आ सकते हैं, या कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। मैं पहले ही थोड़ा सा मैं यहाँ पे परफॉर्म कर चुका था, लेकिन मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। फिलहाल हम अलग चले जाते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पर क्या क्या चीजें इंपोर्ट करोगे, सबसे पहले आपने कहा कि भाई हम कर रहे हैं फ्रॉम sklearn डेटा सेट इंपोर्ट लोड डायबिटीज, क्योंकि हम डायबिटीज को वाले क्या कहते हैं डेटा सेट पे काम कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, sklearn डॉट लीनियर मॉडल, जिसमें से हमने 3 मॉडल्स यहाँ पे सिलेक्ट किए। एक आपका लीनियर रिग्रेशन जो आपका नॉर्मल था,
दूसरा आपका रिज व्हिच इज योर रिज रिग्रेशन, तीसरा आपके पास लास्टो व्हिच इज योर L2 रेगुलराइजेशन। ठीक है, आप समझ में आया रेगुलराइजेशन कैसे हो रही है। हम बेसिकली जनरलाइज फॉर्म बनाने की कोशिश करें और बेहतर तरीके से। अब ट्रेन एंड स्प्लिट के लिए आपको पता है मॉडल सिलेक्शन में हमने ट्रेन एंड स्प्लिट किया। एक और चीज हम इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे जिसको जो आपके हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में काम करेगी। अब पहली चीज, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग किसको कहा जाता है? देखो ये सारी चीजें जो आपने यहाँ पर देखी, लैम्डा, अल्फा, ये सारी चीजें जो आपने देखी, मैंने क्या कहा, इनकी वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है, आपने खुद ही सिलेक्ट करनी है, उसको चेंज करना है। ठीक है, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में क्या होता है, आप इन पैरामीटर्स की एक वैल्यूज बता देते हो, भाई ये वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को आप ट्रेन करो, इन अलग अलग वैल्यूज पे ट्रेन करो, जिसमें सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा है वो मुझे लाके बताओ कि भाई ये इसके पैरामीटर्स है, अगर आप ये पैरामीटर यूज करोगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट आपके पास आएगा। अब मैं वही सेम पैरामीटर डायरेक्टली जब अप्लाई करूंगा तो मेरे पास वही अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो आपको अगर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करनी तो उसके लिए हम क्या इंपोर्ट करते हैं, ग्रिड सर्च सीडी। which is again from model selection। ठीक है, ठीक है, आपने डायबिटीज का इंपोर्ट कर लिया, आपने इरिगेशन इंपोर्ट कर लिया, आपने रेंज इंपोर्ट कर लिया, एंड लासो इंपोर्ट कर लिया। इन दी एंड हमारे पास train test split for the splitting the data set and the grid search for the hyperparameter tuning। ठीक है, और इवेल्युएशन के लिए हमने R2 स्क्वायर, अगर आप चाहो तो इसके अंदर चेंज और भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप निकालना चाहते हो मीन स्क्वायर एरर तो आप क्या लिखोगे, मीन स्क्वायर एरर भी आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। आप दो चीजों के ऊपर हम इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज फॉर द वेरिएंस एंड दिस इज फॉर द एरर। सिंपल। R2 इज बेसिकली यू कैन से कि जब आप वेरिएंस चेक करना चाहते हो अपने मॉडल की, आपका मॉडल जो भी बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहा है वो हमारे वेरिएंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसकी स्प्रेड कितनी है, कितना ज्यादा स्प्रेड आउट होकर वो हमें रिजल्ट्स दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। तो असल जो आप रिग्रेशन मॉडल, मैंने कहा था ना एक एक्यूरेसी एक पैरामीटर है, एक्यूरेसी आप यहाँ नहीं निकाल सकते रिग्रेशन, आप इसको एक्यूरेसी नहीं कहते। यहाँ पर हम देखते हैं R2 स्कोर जिसके ऊपर आप इवेल्युएट करते हो। अगर आप क्लासिफिकेशन पे जाओगे तो वहां पर एक्यूरेसी स्कोर होता है, अगर आप रिग्रेशन पे आओगे तो वहां पर R2 स्कोर है। R2 स्कोर बेसिकली आपका स्क्वायर्ड एरर स्कोर भी कह सकते हो आप। ठीक है, जो वेरिएंस चेक करेगा, जितना कम वेरिएंस होगी उतना अच्छा, जितने ज्यादा वेरिएंस होगी उतना खराब। ठीक है, R2 स्कोर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना अच्छा मॉडल परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये उल्टा है, जितना अच्छा आपके पास दिखाएगा उतना अच्छा आपका मॉडल परफॉर्म कर रहा है, जितना कम होगा उतना कम मॉडल आपका परफॉर्म कर रहा है। सिंपल होता है। अब सबसे पहले लोड कर लेते हैं हमारे डेटा सेट को। मैंने पहले भी किया हुआ है तो मैं ये आपको सामने ला के देता हूं ताकि प्रॉब्लम ना हो। हमने क्या किया, अच्छा एक चीज है, अगर आप डायरेक्टली इंपोर्ट करना चाहो तो आप ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हो, वरना आपको दूसरा तरीका तो पता है, पहले लोड करो फिर उसके बाद वैल्यूज को आपको फॉर्म करवाना। अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक पैरामीटर है नेम्ड एज रिटर्न x y ट्रू कर दूंगा तो खुद का खुद मुझे ये x और y के अंदर वैल्यू निकाल के दे देगा। y में आपकी टारगेटेड वैल्यू आ जाएंगी और x के अंदर आपका डेटा सेट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे टारगेटेड वैल्यू नहीं चाहिए, यहाँ पर आपकी टारगेटेड वैल्यू, बल्कि हाँ यहाँ टारगेट वैल्यू सेम थी ना, यहाँ पे तो वैल्यू निकाल लेते हैं हम, सही थी।
सही। अगर आप प्रिंट करके देखो तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। मैं पहले एक्स प्रिंट करता हूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। कैपिटल या आपके पास x की वैल्यूज आ गई एंड हियर आर बेसिकली योर y वैल्यूज व्हिच इज योर बेसिकली ग्लूकोज लेवल इन योर ब्लड। ठीक है, ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे आप प्रोपेगेशन ऑफ ग्लूकोज इन योर ब्लड वो यहाँ पर वैल्यूज अवेलेबल है, हमें ये प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, हमने इसको स्प्लिट कर दिया है इन टेस्ट एंड ट्रेन विथ टेस्ट साइज ऑफ 0.2 मतलब 20% ऑफ टेस्ट साइज के साथ हमने इसको स्प्लिट कर दिया। इतनी ज्यादा आपने यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ी और देखो अप्लाई करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं। सारे मॉडल्स आप यहाँ पर बना लो, जैसे कि आपने कहा LR में यहाँ लिख रहा हूँ फॉर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। लीनियर रिग्रेशन मॉडल के लिए हमने LR लिख दिया और रिच रिग्रेसर के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया हमारा रिच मॉडल और हमने लासो रिग्रेसर के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया सिंपल। कोई फर्क नहीं, सारी चीजें आपके सामने हैं। ठीक है, फिलहाल मैं सिंपल अप्लाई कर रहा हूं, बाद में आप इसको हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी कर सकते हो। ठीक है, पहले फिलहाल सिंपल अप्लाई करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली अप्लाई करने के लिए क्या करूं, टेस्ट ट्रेन करने के लिए डॉट फिट सबके ऊपर करना है, ऐसा ही है। तो आप पहले लिखो भाई LR को हम करते हैं LR डॉट फिट और वैल्यू क्या देंगे हम इसको, नहीं एक्स ट्रेन देंगे ना, एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन। ठीक है, बस एक चीज थी, मैंने आपको बताया था दो चीजें होती हैं हमारे पास किसके अंदर, लासो रिग्रेशन में, इसमें एक लैम्डा थी, आपको लैम्डा बताना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको यहाँ से निकालो या फिर आप चले जाओ आपके sklearn की जो डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर आप देख सकते हो, आपके पास कुछ वैल्यू है। ये जो अल्फा आपको नजर आ रहा है, दिस अल्फा इज बेसिकली योर लैम्डा। ठीक है, यहाँ पर हम इतनी लैम्डा की वैल्यू देखते हैं। अब आप देख सकते हो बाय डिफॉल्ट लैम्डा की वैल्यू क्या है, 1। हम फिलहाल डिफॉल्ट पे चलाते हैं कि डिफॉल्ट पे हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, कैसे चलता है, ताकि हम फिर उसको टेस्ट आउट कर सकें बाद में। नाउ रिग्रेसर आपका भी ट्रेन हो गया, आपका LR भी ट्रेन हो गया और आपका लासो रिग्रेसर भी ट्रेन हो चुका है। लेट्स कंपेयर दीज R स्क्वायर स्कोर ऑफ ऑल ऑफ देम। फॉर एग्जांपल मैं आप प्रिंट कर रहा हूं, प्रिंट R स्क्वायर या ऐसे लिखते हैं या लिखते हैं LR के लिए। ठीक है, तो क्या लिखेंगे LR, सॉरी अच्छा उससे पहले प्रेडिक्ट तो करो, पता तो चले, से डायरेक्ट कर रहा हूँ। पहले पढ़ते हैं LR predict equals to LR डॉट प्रिडिक्ट। और प्रिडिक्टिंग में हम दे रहे हैं यहाँ पर क्योंकि हमें टेस्टिंग वैल्यू लेनी है प्रिडिक्ट करने के लिए, तो हमने एक्स टेस्ट
कॉमा वाई टेस्ट। ये थोड़ी आएगा, वैल्यू आएगी वो आएगी ना, वाई टेस्ट को देंगे और आपका आर रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट और इसके अंदर भी हमने दे दिया हमारा एक्स टेस्ट और यहीं पर हमारा लासो रिग्रेसर डॉट प्रिडिक्ट, इसमें भी हमने दे दिया हमारा एक्स टेस्ट। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज आ गई ये आपके पास, इसको स्टोर नहीं किया गया। ठीक है, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज आपके पास आ गई, लीनियर रिग्रेशन से प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गई आपके पास, और रिच रिग्रेसर से आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गई, और लासो रिग्रेसर से आपके पास प्रेडिक्टेड वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसको प्रोवाइड वो चेक करते हैं। सबसे पहले हमने इसको प्रोवाइड करना है हमारा Now here you can see कि हमारे पास अलग अलग आर स्क्वायर एरर्स आ रहे हैं। अगर आप चेक करना चाहते हो अपना मीन स्क्वायर एरर तो उसके लिए आप क्या अप्लाई करोगे, मीन स्क्वायर एरर लगाओगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर प्रिंट किया MSE again Now you will see the difference. आपके पास जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन था उसके अंदर वैल्यूज सही आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी बेसिकली ओवर फिटनेस नहीं आ रही थी। जैसे ही ओवर फिटनेस खत्म हो गई तो आपके पास वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो गई। लेकिन आप इसको और भी ज्यादा चेंज कर सकते हो बाय अप्लाइंग हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, कि अगर हम इन्हीं हाइपर पैरामीटर्स को चेंज करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर हाइपर पैरामीटर की बात करूंगा लैम्डा की, तो आपको पता है लैम्डा की वैल्यू क्या थी, 1 बाय डिफॉल्ट 1 पे चेंज कर रहा है। अगर मैं 1 को कर दूं 2 को कर दूं 3, फिर 3 पे चेक करूं, फिर 4 पे चेक करूं, फिर 5 पे चेक करूं, कहां देखूं यार, फिर मैं किससे बात करूं। यहां देखें ना, आप चेंज करते जाओ अपने लैम्डा वैल्यूज को, जहां पर आपके पास बेस्ट रिजल्ट आ रहा है वो आपका बेस्ट रिजल्ट है, या फिर बेस्ट फिट लाइन भी आप कह सकते हो उसको। ठीक है, अब ये मुझे कैसे चेंज करना है, फॉर दैट हमने क्या इंपोर्ट किया था, ग्रिड सर्च सीवी। अब क्योंकि यहां पर आपने देखा मैंने डायरेक्टली यहां पे यूज किया है इसको, अब मैं डायरेक्टली फिट और फिट नहीं करूंगा। यहां पर आपने देखा मैंने डायरेक्टली फिट किया हुआ है, मैं डायरेक्टली फिट नहीं करूंगा, मैं फिट करूंगा यूजिंग आवर ग्रिड सर्च सीवी, जो हमारे इस पैरामीटर्स को चेंज करता जाएगा। लीनियर रिग्रेशन के अंदर कोई पैरामीटर्स नहीं है, वो सिंपली आप निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ पर रिच की बात करोगे, रिच के अंदर आपके
पास लैम्डा फंक्शन है तो उसको आपने चेंज करना है। उसको चेंज करने के लिए कैसे चेंज करें? फॉर एग्जांपल फॉर दैट हमने क्या किया, एक ग्रिड बनाते हैं, या फिर आप कह सकते हो रिच सीवी which is क्रॉस वैलिडेशन। यहाँ पर सीवी का फुल फॉर्म है क्रॉस वैलिडेशन। क्रॉस वैलिडेशन का मतलब होता है कि जहां पर आपने एक कंप्लीट डेटा सेट को एक साथ ट्रेन किया है, वहीं पर आप इसको एक साथ नहीं इन चंक्स ट्रेन करोगे। मतलब जब आपके पास डेटा सेट छोटा हो तो आपको क्रॉस वैलिडेशन लाजमी परफॉर्म करनी चाहिए। वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे कि क्रॉस वैलिडेशन और कैसे अच्छी तरीके से परफॉर्म की जाती है। फिलहाल आपने इसको सीवी सब का मतलब है क्रॉस वैलिडेशन। मतलब हम इसके अंदर चंक्स बनाएंगे, हमारे डेटा को कंप्लीट एक साथ ट्रेन नहीं करेंगे, अलग अलग चंक्स बनाएंगे, उसको ट्रेन करवाएंगे, जो रिजल्ट आएगा उसका एवरेज निकलेगा, वो रिजल्ट आपका है। ठीक है, अलग अलग चंक्स। उसकी वजह क्या होती है, क्यों कर रहे हैं हम? जब आपके पास डेटा छोटा होता है तो आपको पता है कि अगर हम रैंडम भी करेंगे तब भी हमारे पास कहीं ना कहीं बायसनेस हो सकती है। भाई फॉर एग्जांपल 5 वैल्यू का डेटा है आपके पास, उन 5 वैल्यूज के अंदर आपने कहा 3 वैल्यूज हमारी बहुत बड़ी हैं, 2 वैल्यूज बहुत छोटी हैं। अगर आप यहाँ पर रैंडम भी उठाओगे तो मैक्सिमम टाइम बहुत बड़ी वैल्यूज आएंगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, दो दो का पेयर बना दिया। फॉर एग्जांपल पहले 2 पे ट्रेन किया, फिर अगले 2 पे ट्रेन किया, फिर अगले 2 पे ट्रेन किया। जहां पर हमारे पास सबसे अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा वो आपका सबसे बेहतरीन मॉडल। तो हमें आईएनटीएम मॉडल को ही बेहतर करना है, सिंपल। क्रॉस वैलिडेशन परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी ग्रिड सर्च वो कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब ग्रिड सर्च के अंदर कुछ बेसिकली हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, जिसपे नंबर 1 इज एस्टिमेटर। एस्टिमेटर क्या है? एस्टिमेटर इज योर मॉडल। फॉर एग्जाम्पल रिच, फॉर एग्जाम्पल लासो, जितने भी आपके पास मॉडल्स हैं, these all can become the estimator for the grid search team। ठीक है, समझ आया? नहीं समझ आया? एस्टिमेटर का मतलब होता है योर मॉडल, लीनियर रिग्रेशन, रिच, लासो, क्लासिफिकेशन मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं ये सारे आपके एस्टिमेटर्स हो सकते हैं, सारे एस्टिमेटर्स ही हैं। तो एक एस्टिमेटर की जगह पे हम बताएंगे कि हमें कौन सा मॉडल के साथ हमें ये ग्रिड सर्च टीम चलानी है, कौन से मॉडल के साथ चलानी है। आपने बताया रिच के साथ चलानी है फॉर एग्जांपल, यहाँ ठीक है, तो आप इसको हमारा रिग्रेसर दे दोगे सिर्फ। उसके बाद क्या है हमारे पास, एक और चीज है जिसको हम कहते हैं पैरामीटर ग्रिड। दिस इज नथिंग बट द पैरामीटर्स जो आप चेंज करना चाहते हो, जो आप चेंज करते रहोगे। अब इसके लिए अगर आप डायरेक्टली यहाँ लिखते हो तब भी ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर एक पैरामीटर्स बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने इसको कहा तो ये मैथ में होता है, मैथ मतलब आपका डिक्शनरी। अब इसके अंदर हमें की लिखते हैं, ये जो की होगी ये आपका पैरामीटर का नाम होगा। यार छोड़ दो उसको, क्या देख रहे हो तुम? यहां क्यों नहीं देख रहे यार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें नहीं पता होता कौन सा पैरामीटर सही काम करेगा। इन दी एंड एक एक पैरामीटर को बैठ के चेंज करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आपने डायरेक्टली दे दिया, खुद ही चेक करेगा, खुद ही बताएगा। एक लाइन का कोड है यार, देख तो लो कम से कम। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पैरामीटर का नाम, कौन सा पैरामीटर चेंज, आपको लैम्डा चेंज करना। लैम्डा को आप रिच के अंदर क्या कहते हो, क्या नाम है इसका? अल्फा। तो आप इसका की भी बनाओगे अल्फा, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसी एस्टिमेटर में अल्फा चेंज करता रहेगा। यहां पर आपने क्या करना है, आपने यहां पर अपनी लिस्ट दे देनी है, अपनी सारी वैल्यूज जो आप चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको बताया कि भाई पहले 1 ले, फिर 2 ले, फिर 3 ले, फिर 4 ले, फिर 5 ले, फिर 6 ले, फिर 7 ले। फिर आप कह रहे हो
या ऐसे भी नहीं, हम कह देते हैं भाई 5 तक ले, फिर उसके बाद डायरेक्टली 10 ले ले, फिर उसके बाद डायरेक्टली 12 ले ले, फिर डायरेक्टली 20 ले ले, फिर डायरेक्टली 30 ले ले, फिर डायरेक्टली 40 ले ले, फिर उसके बाद अब हमने इतने सारे को अल्फा की वैल्यूज दे दी। अब ये खुद का खुद चेंज करता रहेगा। हाँ पॉइंट भी देना चाहो पॉइंट भी दे दो, कोई मसला नहीं। नहीं 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 नहीं, अब आपने जो भी वैल्यू दी है उस पर चेंज करता रहेगा, ठीक है। अब ये खुद का खुद चेंज करें, खुद का खुद चेंज करने के बाद ये इन दी एंड आपको बता देगा कौन सी वैल्यू सही है। एग्जैक्टली अब देखो कैसे, अब ये तो आ गया, ये आगे वाले के साथ आ गया। अब हमें डायरेक्टली यहां से नहीं, अब इसमें पहले दे दो आप इसको पैरामीटर ग्रिड, डायरेक्टली देना चाहो तब भी ठीक है, ऐसे लिखना चाहो तब भी ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि हमें पता है ग्रिड सर्च सीवी में दूसरे नंबर पर पैरामीटर ग्रिड ही है, ठीक है। तो हम पैरामीटर ग्रिड यहाँ पर डायरेक्टली देते हैं, हमें पता है इसका नाम है पैरामीटर, ठीक है। फिर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं स्कोर। ये स्कोर वो है जिसमें आपको वैल्यू चाहिए, आप जो स्कोर चेक करना चाहते हैं। अगर आपको R2 स्क्वायर में चाहिए तो आप यहाँ पे लिख दो भाई R2 स्क्वायर चाहिए, R स्क्वायर मतलब R स्क्वायर एरर चाहिए आपको। अगर आपको मीन स्क्वायर एरर में चाहिए वैल्यू एवेल्युएट करने के लिए, आप स्कोर में वो लिख दो, वो आपको मीन स्क्वायर में दे देगा। अगर आपको नेगेटिव मीन स्क्वायर में चाहिए, आप नेगेटिव मीन स्क्वायर दे दो। अगर आपको मीन एब्सोल्यूट वैल्यू में चाहिए, आप मीन एब्सोल्यूट वैल्यू दे दो। तो जो भी आपको चाहिए ये उसमें एडजस्ट कर लेगा, उसका ही रिजल्ट आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पर चाहिए भाई स्कोर है, स्कोरिंग है सॉरी, और इसकी वैल्यू मैंने दी थी कि भाई मुझे R2 में स्कोर चाहिए, ठीक है। इसको हम करते हैं कॉपी, और ये आ गया आपका लासो के लिए, ठीक है। और इसमें हमने दे दिया R की जगह अब फिटनेस कैसे दिखानी है, आपने ट्रेन डायरेक्टली नहीं करना है, ठीक है। आपने इस ग्रिड सर्च के ऊपर ट्रेन करना है ताकि वो चेंज होता रहे बार बार खुद ब खुद। तो आप इसकी जगह पे लगा दोगे अपना ग्रिड सीवी। अच्छा एक और पैरामीटर होता है जिसको आप कहते हो सीवी, विच इज क्रॉस वैलिडेशन। मतलब अगर आप चाहते हो चंक्स बन जाए, मैं यहाँ पे 5 दे रहा हूँ, 5 का मतलब 5 के मतलब 5 चंक्स बन जाएंगे पूरे डेटा के अंदर, 5 में डिवाइड हो जाएगा, फिर उसमें से वैल्यू निकलना शुरू हो जाएगी, फिर उसमें से जो रिजल्ट्स आएंगे फिर उसको हम कंपेयर करके एक बेस्ट रिजल्ट आपको ला के दे देंगे। तो इसलिए हम क्रॉस वैलिडेशन इस्तेमाल करते हैं। एक पेपर को 5 टुकड़ों में तोड़ दिया, अब वो 5 की वैल्यू हो, 50 की वैल्यू डिफरेंस आए, 500 का डिफरेंस आए, पर 5 में तोड़ दिया, 5 पार्ट्स बन गए। हर पार्ट को ट्रेन किया और जो बकाया पार्ट बचा उसको टेस्ट किया, रिजल्ट आया, चेक किया, मजा नहीं आ रहा, दूसरा पार्ट ऐड किया, उसमें चेक किया, मजा नहीं आ रहा, तीसरे पार्ट में देखा उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो वो आपका बेस्ट रिजल्ट आ गया। खुद ही वो उसको क्रॉस वैलिडेट करता रहेगा, चेक करता रहेगा, पूरे डेटा सेट के ऊपर एक साथ काम नहीं करता है, ठीक है। अब इसके लिए आपने क्या करना है, जैसे ये रिसीव हो गया, अब यहाँ पर हम फिट करेंगे यूजिंग ये सर, इसको रन करते हैं। लेकिन अगेन प्रिडिक्ट कैसे किया जाए, या चलो प्रिडिक्शन तो हम बाद में देख लेंगे, फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, हाँ कहाँ पे, ओके। नाउ बेस्ट एस्टिमेटर
लासो के ऊपर चेक, लासो आपको सबसे अच्छा दे रहा है, ठीक है। अब इसमें ये बता रहा है कि भाई अल्फा 1 पे सबसे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ये क्योंकि आप जुपिटर पे काम करो इसलिए ऐसा दिखा रहा है, पर वैसे ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। आपको प्रिंट करना पड़ेगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए जो हमारी रिच सीवी है, ये इसमें से मुझे चाहिए बेस्ट एस्टिमेटर। नाउ हियर यू कैन सी, ये बता रहे हैं रिच में सबसे अच्छा एस्टिमेटर जो परफॉर्म कर रहा है वो क्या है, अल्फा इक्वल्स टू 1। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर स्कोरिंग प्रिंट करना चाहता हूँ, अभी सिर्फ ट्रेनिंग पे चेक कर रहा है, टेस्टिंग पे चेक नहीं कर रहा है, ट्रेनिंग पे चेक कर रहा है। अब मैं इसमें से निकालना चाहता हूँ हमारा स्कोर, तो रिच डॉट रिच सीवी आ गया, बेस्ट स्कोर। नाउ द बेस्ट स्कोर इज ऑन दी ट्रेनिंग डेटा सेट, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमने एक और चीज, जिस अब आते हैं हम लासो सीवी डॉट बेस्ट एस्टिमेटर टाइप लगाया हमने, इसको पैरामीटर लगाओ, तो आप क्या कह रहा है, तो ये आपका अल्फा आ गया 1 विच इज ऑन दी लासो, ठीक है। ये लासो का बता रहा है। इसी तरीके से हमने इसको बोला कि अब इसका स्कोर भी निकाल के दो, तो अब इसका स्कोर क्या आ रहा है, अब जिसकी वेरिएंस सही है, मतलब जिसका R2² सही आ रहा है, वो हमारा बेस्ट एस्टिमेटर। नाउ हियर यू कैन सी इट सेज 0.38, दैट मींस यहाँ पर हमारा रिच बड़ा अच्छे से काम कर रहा है। आई समझ में? अगर आप चाहते एक पे भी परफॉर्म कर सकते हो, आप एस्टिमेटर की जगह पर एक लगाओ या फिर आप इसकी जगह पर मल्टीपल भी डाल सकते हो, फिर ये अलग अलग एस्टिमेटर्स को भी कंपेयर करके आपको दे देगा। जहां पर यहाँ पर आपने एक ही एस्टिमेटर में मल्टीपल पैरामीटर्स चेंज करके कंपेयर किया है, अब अगर आप चाहते हो मल्टीपल एस्टिमेटर्स विद मल्टीपल पैरामीटर्स चेंज करके आपके पास वैल्यू है, तो वो भी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। आई समझ में? यही सेम चीज अगर आप यहाँ पर डाल दोगे तो खुद से आ जाएगा, सिंपल है दैट। दिस इज व्हाट यू से हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, या फिर आप कह सकते हो कि हम इससे बेस्ट पैरामीटर निकाल सकते हैं कि किस पैरामीटर पे हमारा मॉडल सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है ऑन आवर अवेलेबल डेटा। दिस इज नॉट फॉर दी ऑल डेटा सेट्स, ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस अवेलेबल डेटा सेट की बात हो रही है। दूसरा आएगा तो हो सकता है उसमें पैरामीटर चेंज हो जाए, तीसरा आएगा हो सकता है उसके अंदर एस्टिमेटर भी चेंज हो जाए, उसके अलावा कोई डेटा सेट आ रहा है उसमें हो सकता है चीजें चेंज हो जाए, तो इट डिपेंड्स ऑन द डेटा, तो गारंटी नहीं होगी। बस इससे हमें ये पता चल गया कि अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पर 1 ही रखनी चाहिए। आप चाहो तो इसको कम भी कर सकते हो, अगर आप कम कर पाए। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, आपकी अल्फा की वैल्यू 0 से ज्यादा ही होनी चाहिए, 0 से नीचे नहीं है। कोई सवाल है इसमें तो आप पूछ सकते हैं। अब आपका जो टास्क है मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो नेक्स्ट वीक का टास्क है, आपने उसमें करना क्या है, जो आपने डेटा सेट उठाया था जिस पे आप काम किए, जिस पे आपने एनालिसिस किए, डेटा क्लीनिंग की है, उस डेटा सेट के ऊपर आपने अपना लीनियर रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है, अपना रिच रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है, अपना लासो रिग्रेशन मॉडल अप्लाई करना है, और साथ में आपने यहाँ पर हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग भी देखनी है कि भाई कौन कौन से पैरामीटर्स हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। ये चीज लिखने के बाद जो आपके पास जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसमें 2 स्लाइड्स और ऐड हो जाएंगी, जिसमें आप रिजल्ट्स बताओगे प्रेडिक्शन के,
which is your R square score and your mean square error. ये दो evaluationary scores आप बताओगे to evaluate your models. कौन सा मॉडल देखो बेहतरीन परफॉर्म कर। अगर आपको लगता है लीनियर रिग्रेशन तो वहां बताना है आपने कि भाई R2 स्क्वायर इसका कम आया है, इसका मतलब इसकी वेरिएंस कम है, इसका R2 स्क्वायर ज्यादा है, इसका मतलब वेरिएंस कम है, इसका R2 स्क्वायर कम आया है, इसका मतलब इसकी वेरिएंस ज्यादा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि मीन स्क्वायर एरर इसका, अगर इसका मीन स्क्वायर एरर कम आया इसका मतलब इसके अंदर डिफरेंस कम है, एरर कम है। अगर इसका मीन स्क्वायर एरर ज्यादा आया इसका मतलब इसके अंदर एरर ज्यादा है। तो जिसका कम मीन स्क्वायर एरर आएगा, जिसका ज्यादा R2 स्क्वायर एरर आएगा, वो आपका बेस्ट मेथड होगा। आप ये दोनों पे आपने मैंने कहा दो स्लाइड सेट करनी, एक स्लाइड फॉर ट्रेनिंग सेट, एक स्लाइड फॉर दी टेस्टिंग सेट। कि ट्रेनिंग पे ये चीजें हमारे पास आ रही हैं, टेस्टिंग में हमारे पास ये चीजें आ रही हैं। अगर आप हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग अप्लाई करते हो तो जो पैरामीटर्स आपको मिल रहा है कि इस पैरामीटर पे बेहतरीन परफॉर्म करेगा, वो पैरामीटर लिख लो कि ये पैरामीटर्स हमारे सबसे अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। वही पैरामीटर इस्तेमाल कर अब आप अपना टेस्टिंग डेटा सेट को प्रिडिक्ट करो। दो वैल्यू उसमें निकलती है आर स्क्वायर एरर, वही आपने लिखनी है कि भाई टेस्टिंग के ऊपर ये आर स्क्वायर एरर आ रहा है, टेस्टिंग के ऊपर ये मीन स्क्वायर एरर आ रहा है। अगर आप बात करते हो ट्रेनिंग की तो ट्रेनिंग पे ये आर स्क्वायर एरर आ रहा है और ट्रेनिंग पे ये हमारा एमएसई आ रहा है इवेल्युएट करने की। समझ में आ गया? तो इसको बंद करो, मुझे पता काफी वो समझ में नहीं है।